इतिहास विषय में सफलता कहानी और किस्सों से नहीं मिलती है। इतिहास विषय में सफलता मिलती है किस तरीके से हम स्टडी करें, किस तरीके से किसी भी पार्ट को हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम की डिमांड क्या है, हम किस तरीके से पढ़ते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी यानी 150 ईस्वी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब दोस्तों इस रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें क्या पढ़ना है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें मिला कहां से है, इसकी स्थिति क्या है, यह स्थित कहां है, यह हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हम उसका ध्यान रखना हमें कि ये कहां से मिला है, हमें प्राप्त कहां से हुआ है। तो हमें एक्चुअल में ये प्राप्त हुआ है कहां से, तो प्राप्त या इसका स्थान कौन सा है या किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसकी भाषा क्या थी, रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसकी भाषा क्या है और इसमें हमें जानकारी किस बात की मिलती है। बार बार हमारे एग्जाम में यहां क्वेश्चन आते हैं, तो हम बात करते हैं यहां पर कि यहां कहां से प्राप्त हुआ है। तो स्टेट की हम बात करें तो गुजरात है, गुजरात में पर्टिकुलर बात करें तो वहां पर काठियावाड़ प्रांत है या सौराष्ट्र प्रांत कह सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं ये कौन सी पर्वत पर प्राप्त हुआ, तो उस पर्वत का नाम है उर्जयंत पर्वत। कौन सी पर्वत पर है, उर्जयंत पर्वत से प्राप्त हुआ दोस्तों। ये भाषा इसकी हम बात करें तो ये संस्कृत भाषा का है। और बात यहां आती है कि ये विशुद्ध संस्कृत भाषा का, विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम अभिलेख माना जाता है। जानकारी हमें किसकी मिलती है, तो जानकारी दोस्तों हमें मिलती है सुदर्शन झील की। कौन सी झील की, सुदर्शन झील की। और ये झील बनी हुई कहां है, तो ये झील सुवर्णसिक्ता एवं पलासिनी नदियों पर बनी हुई है। दोस्तों सरपेशली हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कौन सी ईस्वी का है, तो 150 ईस्वी का है। ये प्राप्त कहां से हुआ है, तो ये हमें प्राप्त हुआ गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में। और वहां पर एक पर्वत है उर्जयंत पर्वत, जिस चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है, तो उस पर्वत का हिस्सा है उर्जयंत का। भाषा कौन सी, संस्कृत। और संस्कृत भाषा का भारत में ये पहला माना जाता है अभिलेख, विशुद्ध संस्कृत भाषा में भारत में ये पहला अभिलेख था। यानी हमें इन चीजों के जैसे जहां जहां क्वेश्चन मिलता है कि भाई ये कहां से प्राप्त हुआ है, भाषा क्या इसकी, और ये प्रथम अभिलेख माना जाता है इसका। और किसकी जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील। और दोस्तों ये सुदर्शन झील ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि सुदर्शन झील के बारे में हमें बहुत बार एग्जाम, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गए आपके सरपेशली पार्ट के, जहां हर छोटे बड़े एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अब हम बात करते हैं सुदर्शन झील के बारे में कि ये जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील में वहां पर जो शासक है, यानी किन शासकों ने इसका निर्माण करवाया, इस झील से संबंधित राजा कौन थे, तो शासक। और उन शासकों के समय यहां पर प्रांतपति कौन थे, यानी उसमें जूनागढ़ के प्रांतपति कौन है, उस प्रांत का अधिकारी कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जिस शासक का नाम मिलता है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य या अशोक। तीसरा रुद्र दामन, रुद्र दामन। और चौथा हमारा है स्कंदगुप्त। ये वो शासक थे जो इस झील से संबंधित थे। और उस समय यानी हम बात करें प्रांतपति की, तो यहां पर प्रांतपति आपका है
पुष्यगुप्त वैश्य किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहां के प्रांतपति थे। अशोक के समय यहां पर तुषास्प नाम का एक यवन प्रांतपति था। रुद्रदामन के समय यहां पर जिसका नाम है सुविशाख। और दोस्तों स्कंदगुप्त के समय यहां पर जो गवर्नर है उसका नाम है पर्णदत्त। और गिरनार का उप गवर्नर इस पर्णदत्त का पुत्र है। पर्णदत्त एवं उसका पुत्र, और उसके पुत्र का नाम है चक्रपालित। और यह चक्रपालित वहां का उप गवर्नर था गिरनार का। देखो दो तो क्वेश्चन हमारे यहां से ये बन जाते हैं कि इस झील से संबंधित शासक कौन कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इस झील का जब निर्माण हुआ था यहां पर प्रांत के पति कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य। अशोक के समय कौन है? तुषास्प। रुद्रदामन के समय कौन है? सुविशाख। और स्कंदगुप्त के समय कौन है? पर्णदत्त। अब बात आती है इसका निर्माण करने वाला कौन व्यक्ति था? तो निर्माता तो एक ही होगा दोस्तों, और वो एक व्यक्ति उसका नाम है यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये उसके निर्माता हुए, किसके? झील के निर्माता। और ये तीनों क्या है? ये उस झील के जीर्णोद्धार करता है या पुनर्निर्माण करता कह सकते हैं हम, पुनर्निर्माण करता। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन आता कि इस झील से संबंधित कितने शासक है? तो 4 शासक है। 4 कौन कौन है? तो 4 शासकों की हम बात करेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। अब जैसे यहां से क्वेश्चन पूछे कि किस मौर्य शासक ने निर्माण करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किस मौर्य शासक ने जीर्णोद्धार करवाया? तो अशोक। किस शासक ने, यानी ये रुद्रदामन कौन से वंश का है? यानी इसका वंश है शक वंश। कौन सा है? शक। और स्कंदगुप्त का कौन सा है? यानी गुप्त वंश का था। और अशोक खुद क्या है? एक मौर्य शासक, यानी ये भी मौर्य वंश का है। और स्कंदगुप्त भी यानी गुप्त वंश का शासक है। और चंद्रगुप्त खुद मौर्य है ही। तो ये 3 क्या हुआ? जीर्णोद्धार करता हुआ। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक साथ कितने शासकों के नाम मिलते हैं? जिस समय 150 ईस्वी में इस लेख को लिखवाया था, रुद्रदामन ने खुदवाया था उस चट्टान के ऊपर, तब एक साथ 3 ही नाम थे। वो 3 नाम जैसे वहां आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले उसने चंद्रगुप्त मौर्य का लिखवाया, फिर अशोक का लिखवाया, और फिर खुद ने अपना नाम लिखवा दिया रुद्रदामन ने। लेकिन जब स्कंदगुप्त का समय आया तो दूसरी चट्टान के ऊपर आप देखोगे तो वहां पर एक स्कंदगुप्त का नाम मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि झील से संबंधित शासक कितने हैं? तो शासक है 4। लेकिन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक साथ कितने नाम मिलते हैं? तो 3, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। देखो यहां पर क्या है, ये सारा का सारा जो पार्ट है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है सुदर्शन झील के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में अर्जुन पर्वत से निकलने वाली जो नदियां थी, कौन सी? सुवर्ण, सिकता और प्लासिनी, उन नदियों के पानी को रोक करके एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक का जब समय आया तो वो झील जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। अशोक ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, छोटी छोटी नहरें निकलवाई थी। और उसके बाद जब स्कंदगुप्त का समय आया तो फिर झील टूटने के कगार पर पहुंच गई। तब स्कंदगुप्त ने रुद्रदामन ने अपने वहां पर एक मीटिंग बुलाई और रुद्रदामन ने कहा था कि इस झील का जीर्णोद्धार कराया जाए। तब मंत्रिमंडल एक टूक जवाब देता है कि हम इस झील का जीर्णोद्धार नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, और अगर जनता से हम लेंगे तो जनता कर्ज के तले दब जाएगी। तब रुद्रदामन ने कहते हैं कि विदेशी होते हुए भी, यानी कौन से वंश का? ये शक वंश, एक विदेशी शासक होते हुए भी इसने जनता के लिए, यानी वहां पर अपना निजी खजाना, राजा का अपना एक निजी खजाना भी होता था, निजी कोष भी होता था, फंड भी होता था, कहते पूरा खाली करके उस झील का जीर्णोद्धार करवाया था उसने रुद्रदामन ने। इसलिए इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और वो 3 ही नाम मिलते हैं। लेकिन जब गुप्त शासक कौन आया? स्कंदगुप्त जब आया तो उसके समय फिर से झील जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई। तब इसका वापस से क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन जैसे आपने देखा सेकंड ग्रेड में आया था, किस गुप्त शासक ने इसको जीर्णोद्धार करवाया? अब ऐसे भी पूछ सकता किस मौर्य शासक ने, किस शक शासक ने करवाया, या झील से संबंधित शासक कितने हैं और एक साथ कितने नाम मिलते हैं? तो एक साथ 3 नाम, और स्कंदगुप्त का अलग से आपको अभिलेख मिलेगा। तो इस तरीके से हमें हर पार्ट को, तो जैसे हम बात करते हैं इसकी
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी सन का है, तो 150 ईस्वी का है। कहां से प्राप्त हुआ? गुजरात के काठियावाड़ प्रांत यानी उज्जैन पर्वत से। भाषा क्या? संस्कृत यानी विशुद्ध संस्कृत भाषा का भारत में पहला अभिलेख कौन सा है? तो वो आएगा यानी संस्कृत। और जानकारी किसकी मिलती है? सुदर्शन झील की। और सुदर्शन झील से हम बात करें कि भाई वहां पर संबंधित शासक कितने हैं, तो 4, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। लेकिन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक साथ कितने नाम मिलते हैं? तो 3 नाम मिलते हैं, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। और अलग से एक चट्टान के ऊपर किसका नाम मिलता है? वो मिलता है स्कंदगुप्त का। तो एक शासक निर्माता हुआ और 3 शासक क्या हुए? जीर्णोद्धार करता हुए। और प्रांतपति, ये हालांकि बड़े थोड़ा सा गहराई में जाए तो प्रांतपतियों का भी पूछ सकता है कि उन शासक के समय वहां पर प्रांतपति कौन थे जब झील का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से लेना चाहिए। इसकी स्थिति कहां है, भाषा क्या है, जानकारी किसकी मिलती है, संबंधित शासक कितने हैं, और उसके बाद यानी आप देखिए पेपर दीजिए, सब कुछ हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से पढ़िए, कहानी और किस्सों को छोड़ करके इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और सिलेक्शन या एग्जाम क्रैक करने के लिए कहानियों से इतर हमें यानी सिस्टम से पढ़ना होगा। थैंक यू दोस्तों।